जी हाँ, वेलकम है आपका। 7 अगस्त है आज और आज हमारे देश को एक गोल्ड मेडल भी मिला है भाला फेंकने में। क्या आपको क्या लगता है, भाला एक ही बार में फेंक दिया और हो गया होगा? क्या 1000 बार में हुआ होगा? कम से कम अपनी ज़िंदगी में उसने 1-2 लाख बार भाले फेंके होंगे। रोज़ रोज़ 1000-2000 बार वो भाला फेंकता होगा। वही भाला मैं भी फेंक रहा हूँ आपके सामने। आपको कैप्चर करना है, भाला नहीं, मेरी आवाज़ अपनी कानों में, अपने सेरिब्रम में इसको फिक्स करना है। जितना बोलूँगा, इकोलॉजी के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10वां वॉल्यूम है ही। मेरा नाम है रजत श्रीनेत, आपके सामने A+ द्रोणा इंस्टीट्यूट हम लोग लखनऊ में रन करते हैं और नीट के रिवीजन के लिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। याद रखिएगा, एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 में 1981 और वाटर एक्ट 1974, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है टोटल 34 हैं, पहले 25 थे, 9 और ऐड कर दिए गए हैं। इसमें से 3 इंडिया में हैं, इंडो बर्मा, केरला श्रीलंका और ईस्ट हिमालय। ठीक है। अगर ग्रीन हाउस गैस जो है हमारे जो ऊपर मौजूद है, उसकी वजह से हमारे जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है इस अर्थ का, वो कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, और पिछले 100 सालों में करीब 0.6 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। अब हमारे पास यहाँ पर यूरी थर्मल, ये पूरी लिस्ट आपके सामने, पूरी लिस्ट हमने बनाई है और इसी का रिवीजन करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, पूरी लिस्ट मैंने बनाई यहाँ पे। अब आता है आपका यूरी थर्मल क्या होते हैं। तो जो ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर में थ्राइव कर लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रह लेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस पे भी रह लेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस पे भी रह लेंगे, ऐसे लोग जो होते हैं वो यूरी थर्मल होते हैं। खास करके जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो यूरी थर्मल होते हैं। और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, उसके बियॉन्ड वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीनोथर्मल कहते हैं। तो उनको आप पहचान लीजिएगा। वार्म ब्लडेड को हम लोग क्या कहते हैं, होम्योथर्मल या एंडोथर्मल एनिमल भी कहते हैं। बर्ड और मैमल ही क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। बाकी मैक्सिमम जितने भी इन्वर्टिब्रेट वगैरह हैं, सारे लगभग प्लांट हैं, वो सब पे सारे क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब प्लांट को आप क्या ही कहोगे, वो तो होम्योथर्मल ऑब्वियसली ब्लडेड थोड़ी होता नहीं है, तो वो सब क्या होते हैं, एक्टोथर्मल होते हैं। ठीक है। वो होम्योस्टैसिस का प्रोसेस यानी कि आस्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर के मैनेजमेंट का प्रोसेस यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो कॉन्फार्मर क्या होते हैं? कॉन्फार्मर वो होते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को बदलते रहते हैं। वो उनको बदलना पड़ता है, हमारी तरह वो कांस्टेंट नहीं रख सकते वार्म ब्लडेड की तरह कि हमेशा कांस्टेंट बनाए रखते हैं। नहीं, उनको क्या होता है, कांस्टेंट बदलना पड़ता है, इन्वायरमेंट साथ बदलना पड़ता है लगातार। हमारा इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, उनका नहीं कांस्टेंट है, वो कॉन्फार्मर होते हैं। और जो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर तक रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, उसके बियॉन्ड या उसके इधर किधर भी, वो भी क्या होते हैं, पार्शियल रेगुलेटर उनके आप कह सकते हैं, वो भी कॉन्फार्मर ही होते हैं। वो पूरी तरीके से रेगुलेटर यहाँ पे नहीं होते हैं। जब भी हम लोग ट्रॉपिक्स से ऊपर बढ़ते हैं पोल रीजन की तरफ, तो टेम्परेट पड़ता है बीच में। याद रखिएगा, जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर जाने पर डिक्रीज़ करता है। टेम्परेचर का ये वेरिएशन हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। और मैं बार बार बताता हूँ, सी लेवल से हम जब माउंटेन की ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ये होता है एल्टीट्यूड, और जब ट्रॉपिक से टेम्परेट की तरफ जाते हैं, पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लैटीट्यूड। ठीक है। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। ठीक है। और आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला क्या होता है? dN/dt=RN। इसमें जो R होता है, R वैल्यू जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है। जिसका R वैल्यू ज़्यादा होगा, उसकी डाइवर्सिटी, उसका जो प्रेजेंस होगा इस धरती पे, वो क्या होता है, ज़्यादा होगा। जैसे फ्लोर बीटल आप देखते हो, है ना, 3 लाख तरह के बीटल्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेसीज जो होती है वो आर्थ्रोपोडा की होती है। सबसे ज़्यादा फाइलम, सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन है? मोलस्का है सबसे सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है। मोलस्का में जो रेस्पिंग ऑर्गन पाया जा रहा है वो क्या होता है? रेडुला पाया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो खाना बनाता है, यानी कि प्लांट, ग्रीन बैक्टीरिया। ये प्लांट जो होते हैं वो खाना बनाते हैं हमारे धरती पे, और कोई नहीं बना सकता। जो ग्रीन बैक्टीरिया प्लांट होते हैं वही प्रोड्यूसर होते हैं, उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। और जो उनको खाता है वो होता है हर्बीवोर।
जो डायरेक्टली प्लांट खाएगा वो हर्बीवोर होगा, और जो हर्बीवोर को खाएगा वो कार्निवोर होगा। तो प्लांट क्या होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, हर्बीवोर जो प्लांट को खाता है वो कहाँ चला जाएगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, अब हर्बीवोर को खाने वाला कहाँ चला जाएगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल से। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे डिसाइड होते नज़र आते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसीज़ जो है इधर एक्सटिंक्ट हुई हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जैसे डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया से, और स्टीलरसिकाऊ रसिया से बिलोंग करती थी, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और प्रेजेंट टाइम में जो IUCN है 2004 में उसने रेड लिस्ट जो दिया था 784 स्पेसीज़ का, तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो कल एग्ज़ाम यहाँ होने वाला है प्लस द्रोणा इंस्टीट्यूट में, तो आप सब मुझे उम्मीद है कि नीट के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए पढ़ाई कर रहे होगे। तो ये तो समय समय पे आप अपना इवैल्यूएशन भी करते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है करते रहना, डेली कम से कम 180 क्वेश्चन तो आपको डेली लगाना ही चाहिए, तो आप कर रहे होगे आई थिंक। इसके बाद से आता है आपका यहाँ पे जो 15,500 स्पेसीज़ को उन्होंने इंडेंजर्ड बताया था, यानी कि ये भी आगे चल के क्या हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसमें से 12% जो थी क्या थी बर्ड थी, 23% मैमल थे, 31% जिम्नोस्पर्म थे, और सबसे ज़्यादा कौन था एम्फीबियन। तो 12, 23, 31, 32, 12 है ना, 23, 31, 32, सबसे ज़्यादा कौन एम्फीबियन, सबसे कम कौन बर्ड। तो ये इस 15,500 में इतनी स्पेसीज़ इनकी परसेंटेज वाइज जो है क्या होने वाली हैं एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, तो ये भी आप याद रखोगे। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो इकॉर्निया क्रेसिस टेरर ऑफ बंगाल है और अपने ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से लाया गया था। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना जो होता है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में पाया जाता है। वन हॉर्न राइन, एक सींग वाले बारहसिंगे जो होते हैं, वन हॉर्न राइनोसिरोस, ये कहाँ पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में पाया जाता है। ठीक है, कियलाडो नेशनल पार्क में साइबेरियन बर्ड आती थी, राजस्थान भरतपुर में है वो, है ना, और स्ट्रेसफुल कंडीशन को साइबेरिया को छोड़ के यहाँ आती थी। जू प्लैंकटन डाइपाज स्टेज में चले जाते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में बचने के लिए। हाइबरनेशन को हम लोग विंटर स्लीप कहते हैं, एस्टिवेशन को हम लोग समर स्लीप कहते हैं। जैसे स्नेल और फिश जो होती हैं ऊपर रहने वाली, वो सारी सारी जो स्नेल और फिश होती हैं वो क्या होती हैं एस्टिवेशन में चली जाती हैं हीट एंड डेसिकेशन से बचने के लिए। और विंटर स्लीप में कौन चला जाता है बियर। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, है ना। इसके बाद से सबसे बड़ा कारण जो है हैबिटेट लॉस का वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अच्छी तरीके से पता है आपको। इसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, पॉल एहरलिच ने दिया था, है ना, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। और की स्पेसीज वो इंपॉर्टेंट स्पेसीज होती है जिसके ख़त्म होने से पूरा बायोडाइवर्सिटी वहाँ का डगमगा सकता है, उसको हम लोग की स्पेसीज कहते हैं। इकोटोन क्या होता है, जहाँ पे दो इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं इकोटोन, है ना। कौन सा टोन, इकोटोन। अच्छा, एक वाइट टोन पाउडर भी आता है, अभी मैं उसके बारे में सुन रहा था, वाइट टोन पाउडर लगाइए और ज़बरदस्त गोरे हो जाइए। इकोटोन की बात कर रहा हूँ, वाइट टोन की नहीं बात कर रहा हूँ। इकोटोन जो होता है वो यहाँ पर ओवरलैपिंग इकोसिस्टम, जहाँ दो इकोसिस्टम आपस में क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हो, तो इसी पोर्शन को इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं इकोटोन कहते हैं। इसी तरीके से एक डिजीज़ मैंने आप लोग को इससे पिछले वाले वॉल्यूम में बताई थी, मिनीमाटा डिजीज। एक और डिजीज़ आपके सामने लाया हूँ, ब्लैक फूड डिजीज। ये आर्सेनिक के टॉक्सिसिटी से होती है, आर्सेनिक के टॉक्सिसिटी से, याद रखिएगा। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, पानी में मौजूद हैं। कोई जू प्लैंकटन खाएगा तो उनकी बॉडी में चले जाएंगे। अब जू प्लैंकटन को कोई स्मॉल फिश खाएगी तो उनकी बॉडी में चले जाएंगे, स्मॉल फिश को कोई लार्ज फिश खाएगी तो उनकी बॉडी में चले जाएंगे, उसको कोई और ट्रॉपिक लेवल वाला बर्ड खा लेगा तो उसके हर लेवल पे इनका अमाउंट जो होता है वो मैग्नीफाइड होता रहता है बायोलॉजिकली। इसीलिए इस प्रोसेस को बायो मैग्नीफिकेशन या बायो एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं। मरकरी हो गया, DDT हो गया, इसका कंसंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होता रहता है। लोअर ट्रॉफिक लेवल पे कम होगा, हाई ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो जाएगा और बढ़ जाता है। बर्ड में बहुत ज़्यादा होता है DDT का कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से आजकल बर्ड वगैरह में कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवरिंग होती है उनके एग के किनारे वो पतली होना शुरू हो गई है और बर्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन में हम लोग केमिकल ऐड करते रहते हैं
यूट्रोफिकेशन का नेचुरल हर एक वाटर कंडीशन का होता है, हर एक वाटर रिसोर्स का होता है, पॉन्ड, लेक, रिवर सबका होता है। धीरे 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 जब पानी जो होता है, जब कोई तालाब या कोई पोखरा नया बना होता है तो उसका पानी ठंडा होता है, लेकिन जैसे उसमें न्यूट्रिएंट जाना शुरू होते हैं तो उसमें नए नए प्लांट, नए नए बैक्टीरिया, फंजाई डेवलप होना शुरू होते हैं, तो पानी गर्म होना शुरू होता है। धीरे धीरे उसमें और भी प्लांट आ जाते हैं, अब पानी पूरी तरीके से गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा टॉक्स उसमें न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं, तो और ज़्यादा उसमें प्लांट और बैक्टीरिया और बहुत ज़्यादा एनिमल्स वगैरह रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो लैंड जो है रिवर से लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। पानी वाला जो पहले तालाब हुआ करता था, आज के समय वो पूरा लैंड हो गया है। इसी तरीके से रेगिस्तान बन रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, खेतों में पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, वो बह के जाता है खेतों में और बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस ऐड होता है। यही तो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, खास करके NPK जो डालते हैं खेतों में। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी से, वैसे तो नॉर्मली होता रहता है, बट हम लोग जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो हम लोग बड़े ही कचड़े आदमी हैं, है ना। हम लोग कोई भी चीज़ को लंका लगा देते हैं, एकदम तोड़ के रख देते हैं। हम लोग जब करेंगे यूट्रोफिकेशन तो कहलाएगा क्या? कल्चरल यूट्रोफिकेशन या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। जो 1000, 2000, 5000 सालों में काम नहीं होता था, वो बर्बादी हम लोग 100-200 साल में कर देते हैं। बड़े ही कमाल के लोग हैं, है ना, बहुत ही मज़ेदार लोग हैं हम लोग। एक पॉन्ड को हमने लैंड में कन्वर्ट कर दिया बहुत जल्दी। इसका यही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, सबकी डिमांड बढ़ रही है, फूड, शेल्टर, होम सबको चाहिए, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, सबकी नीड यहाँ पे बढ़ती जा रही है। सब लोग यूज़ करते जा रहे हैं। क्या कर सकता हूँ मैं अकेले क्या ही कर सकता हूँ। और मैं करूँ ही क्यों यार, बहुत गर्मी हो रही है। फ़ैन बंद किया है क्योंकि ये आवाज़ आपके पास साफ जाए। सोचो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। ओजोन को नापते हैं डेसिबल यूनिट में। अंटार्कटिका के पास ओजोन पतला हो गया। क्या बताऊँ भैया तुमको, क्या बताऊँ। ओजोन का फार्मूला O3 जानते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जितनी भी आप जितना ज़्यादा डेवलप कंट्री है, वो उतना झुआ अमाउंट में, उतना झुआ भर अमाउंट में क्या करता है, अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकालता है। इसको इमिशन को रोकने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल वगैरह आए, लेकिन कितना हो रहा भगवान ही मालिक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुने ही होगे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद जानते हो डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है, उसमें लीचिंग होती है, कैटाबॉलिज्म होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है। डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। भैया ऑक्सीजन दोगे तो डीकम्पोजिशन बढ़िया होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो डीकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। जिन पेड़ों के ज़मीन के नीचे, वहाँ पे सॉइल के रीजन में, वहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, वो सब क्या करते हैं, मुँह ताकते हैं, भैया ऑक्सीजन मिल जाए मिल जाए मिल जाए। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से डीकम्पोजिशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ऑक्सीजन दोगे, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है यार, तो ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की, सीधी सी बात है, चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजनिक प्रोसेस। तो यही कुछ बातें मैं आपको आज बता रहा था, चूँकि टाइम हो गया काफ़ी। तो बस, थैंक यू सो मच, बाय, गुड लक, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।